मैं गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आप सभी लोग यूपीएससी दरोगा भर्ती 2021 की तैयारी कर रहे होंगे। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। मैं एक श्रृंखला चला रहा हूँ जिसमें पुराने पेपर्स को हल कराता हूँ, जिनमें से यह प्रश्न पत्र 20 दिसंबर 2017 को तृतीय पाली में आयोजित हुआ था। इसके हिंदी भाग को आइए मिलकर हल करते हैं। प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दूंगा प्रश्न पढ़ने के बाद में, और आपको उत्तर इन्हीं 10 सेकंड में देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। होश, लोग, प्राण, बल, हस्ताक्षर, जनता, वर्षा, जनता। हाँ जी, देखते हैं अब। देखिए, सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द। देखिए, होश जो है, होश उड़े होता है, उड़े। लोग आए, ठीक है, लोग आया नहीं होता, लोग आए होता। ये सदैव बहुवचन होता है, तो ये नहीं होगा। प्राण निकले और बल लगाया, तो प्राण तो बहुवचन है लेकिन बल एक वचन है, तो लेकिन यहाँ तो दोनों एक जैसे होने चाहिए। हस्ताक्षर किए और जनता आई, यहाँ हस्ताक्षर सदैव बहुवचन रहने वाला शब्द है और जनता सदैव एक वचन रहने वाला शब्द है, तो इन दोनों का मेल भी यहाँ नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ बात करते हैं वर्षा हुई। वर्षा हुई नहीं होता, वर्षा हुई होती है, और जनता आई होती है, आई नहीं होती। तो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है कि मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। हिंदी, स्थाई, हिंदू या दायित्व। चलिए देखते हैं, आपका समय समाप्त होता है। देखिए, मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को पहचानना है, तो देखिए हिंदी ये भी मानक है, और अगर आप हिंदी ऐसे भी लिख देंगे तो ये भी मानक है। ठीक है, हिंदू की बात करी जाए तो हिंदू सही लिखा हुआ है। दायित्व की बात करी जाए तो दायित्व भी सही लिखा हुआ है। बात आई स्थाई की। स्थाई का जो शुद्ध रूप है वो होता है स्थाई। ठीक है, स्थाई नहीं होता, स्थाई होता है। ठीक है, तो ये शुद्ध शब्द है, तो स्थाई हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि जैसे नागनाथ वैसे रिक्त स्थान लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। सांपनाथ, रामनाथ, श्यामनाथ, सोमनाथ। हाँ जी, चलिए देखते हैं। जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ होता है, ये एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है, तो तीसरे का ए सही हो जाएगा। ठीक है, सांपनाथ, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्णा, कृष्ण, कृषा और कृष। चलिए हाँ जी, देखते हैं। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द जो होगा वो कृष्णा होगा। ठीक है, कृष्ण नहीं होगा, कृष भी नहीं होगा, ना ही कृषा होगा। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है, कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय, श्रीपत, जीवन राय या अमृत राय। वैसे प्रश्न तो बहुत सरल है, ज़्यादातर विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं। हाँ जी, चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। देखिए, कथा सम्राट जो प्रेमचंद्र जी को कहा जाता है, ठीक है, इनका जो वास्तविक नाम था वो धनपत राय था। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, बहुत फेमस प्रश्न है, कई बार आ चुका है। चलिए आगे आते हैं छठवें प्रश्न पर। छठवां प्रश्न क्या है कि वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। अभिनेता, अवनति, उन्नति, पूर्ति। हाँ जी, देखते हैं। देखिए, अभिनेता होता, अभिनेता नहीं होता, ये छोटी ही की मात्रा आएगी। इसी तरीके से अवनति होता है, ठीक है,
ये भी अशुद्ध है। और उन्नति होता है, ती की छोटी की मात्रा आती है, तो ये भी अशुद्ध है। बच कौन सा गया? पूर्ति। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही आपका यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? लुटियाँ, लूटिया, लुटियाएँ, लोटे। हाँ जी, चलिए देखते हैं। लुटिया शब्द का बहुवचन पूछा है, तो लुटिया शब्द का साधारण बहुवचन तो लुटियाँ होगा, लुटियाँ। ठीक है, लुटिया का लुटियाँ। जैसे उसने वह लुटिया लाया, वह लुटिया लाया, या उसके पास बहुत सारी लुटियाँ हैं। ठीक है, तो ये लुटियाँ हो जाएगा। अगर यही पूछता कि लुटिया शब्द का त्रियक बहुवचन क्या है, त्रियक का मतलब टेढ़ा बहुवचन या उल्टा बहुवचन, तो इसका जो उल्टा बहुवचन होगा, ये साधारण का अर्थ होता है सामान्य बहुवचन, और दूसरे होते हैं त्रियक बहुवचन। तो त्रियक अगर बहुवचन पूछता तो लुटिया ना होकर लुटियाएँ होता। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर लुटिया के साथ कारक विभक्ति लगाकर पूछे तो सामान्य बहुवचन नीचे वाला हो जाएगा और लुटिया त्रियक हो जाएगा। लेकिन अगर बिना विभक्ति के पूछ रहा है तो लुटिया का लुटियाँ होगा और लुटियाँ इसका त्रियक बहुवचन कहलाएगा। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न है, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इधर उधर करना, मना करना, बुराई करना, टालम टोल करना। हाँ जी, देखते हैं। देखिए, आनाकानी करना, जैसे वह पैसा देने में आनाकानी कर रहा था, टालम टोल कर रहा है, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या है कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम, ममता, पुरस्कार, गुंडा। हाँ जी, चलिए देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है ग्राम। ठीक है, चलिए 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है कि किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मलयालम, तमिल, उर्दू या कन्नड़। हाँ जी, चलिए देखते हैं। ये वासुदेव नायर जी जो है, ये मलयालम के बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, मलयालम भाषा के, तो इनको मलयालम भाषा में ही पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। तरंग शब्द का सही समानार्थी चयन कीजिए। तुरंग, उर्मी, केकी, अटवी। हाँ जी, चलिए देखते हैं। तरंग जो शब्द है, अगर बात करी जाए, तरंग हम लहर को बोलते हैं, और जो मेरे से संधि अच्छी तरीके से पढ़े हैं वो जानते हैं, कई बार उनके उदाहरणों में आया है उर्मी। ठीक है, उर्मी का अर्थ होता है लहर। ठीक है, तो तरंग शब्द का सही समानार्थी कौन सा हो जाएगा? उर्मी हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12वें की तरफ चलते हैं। भक्तिन का प्रसिद्ध रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 12वां, देखिए असल में ये जो प्रश्न है ये इस तरीके से है कि भक्तिन रिक्त स्थान, फिर दोबारा से रिक्त स्थान का प्रसिद्ध रेखा चित्र है, यानी कि यहीं पर दोनों रिक्त स्थानों को आपको भरना है। ठीक है, तो आप बताइए, महादेवी वर्मा जीवनी, महादेवी वर्मा संस्मरण, सुभद्रा कुमार जीवनी और सुभद्रा कुमारी संस्मरण। हाँ जी, देखते हैं। देखिए ये है भक्तिन जो है ये महादेवी वर्मा का संस्मरण है। ठीक, और ये कहाँ गया? हाँ जी, महादेवी वर्मा का संस्मरण है, यानी कि भक्तिन संस्मरण महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध रेखा चित्र है। ठीक है, तो 12वें का बी। चलिए 13वें पे चलते हैं। 13वां प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है?
साहित्य देवता, हिम क्रीटनी, हिम तरंगिनी, युग चरण। हाँ जी, चलिए देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगिनी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1955 में। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए, महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कई बार। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 की अगर बात करी जाए तो क्या है? अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अधजल गगरी पलटत जाए, आगे कुआ पीछे खाई, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ऊंची दुकान फीका पकवान। हाँ जी, देखते हैं। वैसे ये किसी का भी शायद ही गलत हो, जानते ही हैं सभी लोग, बड़े बूढ़े भी इसका प्रयोग करते हैं बहुत से, कि जब किसी पर अधूरा ज्ञान होता है तो उसका वो प्रदर्शन बहुत अधिक करता है। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, ये पलटत नहीं होता, छलकत होता है। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए, 14वें का ए। ठीक है, चलिए 15वां। निम्न में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? विरोधाभास, विभावना, श्लेष या भ्रांतिमान। हाँ जी, देखते हैं। देखिए, विरोधाभास अलंकार की बात करी जाए तो जहाँ पर विरोध ना हो लेकिन विरोध का केवल आभास होता है, वहीं पर विरोधाभास अलंकार हो जाता है। विभावना अलंकार क्या होता है? कि जहाँ कारण ना होते हुए भी कार्य हो जाए, वहीं विभावना अलंकार हो जाता है। और श्लेष अलंकार क्या होता है? कि जहाँ कोई वर्ण एक बार आए परंतु उसके अर्थ कहीं हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। और भ्रांतिमान, कि जहाँ पर उपमेय में उपमान का भ्रम हो जाता है, वहीं भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो बात करी जाए तो ए, बी और जो डी हैं, ये तीनों के तीनों अर्थालंकार हैं। बच कौन सा गया? श्लेष। तो आपका उत्तर इसका सी हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं 16वें प्रश्न पे। 16वां प्रश्न क्या है? कि उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, उपमेय में उपमान की कल्पना हो, जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो, या उपमेय व उपमान में समानता की स्थापना हो। चलिए, हाँ जी, देख लेते हैं इनको। उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो। ठीक है, उपमेय में उपमान की कल्पना हो, और उपमेय में उपमान का आरोप हो। जब आरोप होता है तो आपका रूपक अलंकार होता है, और उपमेय उपमान में जब समानता होती है तो उपमान होता है। ठीक है, और उपमेय में उपमान की जहाँ कल्पना हो, कल्पना मतलब संभावना। ठीक है, जैसे मानो, जैसे आपने कहा कि आपका एक मित्र है, मानो गधे के समान है, तो आप क्या कर रहे हो? गधे में उसकी संभावना कर रहे हो, या उसमें गधे की संभावना कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। चलिए 17वें प्रश्न पे। 17वां प्रश्न है कि यह मास जो चंद्रमा की रिक्त स्थान के अनुसार गिना जाता है, वह रिक्त स्थान कहलाता है? गति, मलमास, रीति, चंद्रमास, गति, चंद्रमास और रीति, मलमास। हाँ जी, चलिए देखते हैं। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है, वह चंद्रमास कहलाता है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है? कि वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? सीता, जानकी, राधा या पार्वती। हाँ जी, देखते हैं। वृषभानुजा अगर शब्द की बात करी जाए तो इस शब्द के अर्थ कई निकल के आते हैं। ठीक है, ये श्लेष अलंकार में एक उदाहरण आता है कि चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। तो वहाँ वृषभानुजा के दो अर्थ निकल के आते हैं। एक गाय निकल के आता है, वृषभ, वृषभ माने क्या होता है? बैल, और अनुजा अर्थात बहन। बैल की बहन को क्या कहेंगे? गाय कहेंगे। तो एक अर्थ इसका गाय निकल के आता है वहाँ। और दूसरा निकल के आता है वृषभान, वृषभानु
जा, जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली। तो वृषभान से जिसका जन्म हुआ हो, तो वृषभान जो है वो राधा जी के पिताजी का नाम है, तो उनसे जन्म किसने लिया है? राधा ने लिया है। तो 18वें प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? राधा हो जाएगा। चलिए 19वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? 9 दिन चले 2.5 कोस, चोरी का माल मोरी में, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, और कौआ चले हंस की चाल। हाँ जी, देखते हैं। देखो, बहुत सुस्ती से काम करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इसको लगा दोगे। 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी कि चले कितने दिन? 9 दिन। लेकिन चले कितना? केवल 2.5 कोस। 2.5 कोस ही चल पाए 9 दिन में। ठीक है, चलिए आदमी एक एक दिन में जाना कितना पहुंच जाता है, और ये 2.5 कोस ही चल पाए। चलिए अगला देखते हैं 20वां। हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है, बहुत फेमस है। काव्य रचना, आलोचना, समीक्षक या व्यंग्यकार? हाँ जी, चलिए देखते हैं। हरिशंकर परसाई जी जो हैं ये बहुत बड़े व्यंग्यकार हैं। ठीक है, इन्होंने कई व्यंग्य लिखे हैं, बहुत फेमस हैं, इसलिए मैं कह रहा था बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है। चलिए 21वां। भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनिए। यानी कि अग्र का विलोम पूछ रहा है आपसे। पीछे, पश्च, पृष्ठ, आगे, विलोम बताना है आपको। हाँ जी, चलिए देखिए, विलोम शब्द की बात करी जाए तो देखिए बहुत आसान चीज़ होती है, लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, अगर भवन का आगे का भाग दिया होता, आगे, यहाँ आगे शब्द दिया होता, तो हो जाता आगे पीछे, यानी कि आगे का विलोम शब्द होता है पीछे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। पश्च जो होता है वो अग्र का होता है विलोम। ठीक है, याद रखिएगा, विलोम शब्द, अगर कोई शब्द तत्सम है तो उसका विलोम तत्सम ही होगा, तद्भव है तो उसका विलोम तद्भव होगा, अगर देशज है तो देशज ही होगा, और यदि किसी भी भाषा से आया, जैसे फारसी से आया, तो उसका विलोम भी फारसी ही होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका कौन सा हो जाएगा आपको? ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, पश्च। चलिए 22वें प्रश्न पे चलते हैं। 22 में क्या कह रहा है कि आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? बहुवचन, एक वचन, सदा बहुवचन, सदा एक वचन? हाँ जी, देखिए, आदर देने के लिए और बड़प्पन के लिए सदैव बहुवचन का ही प्रयोग होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा सदा बहुवचन। ठीक है, सदैव बहुवचन में, जैसे आप आ गए, ये हमने आदर दे दिया। ठीक है, और बड़प्पन के लिए सदैव बहुवचन का ही प्रयोग होता है। या बड़प्पन दिखाते हैं ना, हम नहीं खाएंगे, बड़प्पन दिखा रहे हैं हम अपने आप में, हम नहीं खाएंगे। ठीक है, चलिए 23वां। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? मैंने सामान वहीं रखा था, मैंने सामान वहीं रखा था, मैंने वहीं सामान रखा था, मैंने वहीं सामान रखा होगा। हाँ जी, देखिए, मैंने आपको काल बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, कुछ सहायक क्रियाओं के आधार पर काल पहचानने का भी बताया था। तो जहाँ पर सामान्य भूतकाल के साथ में होगा, होगी, होगे आ जाता है, वहाँ पर आपका संदिग्ध भूतकाल हो जाता है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए 24वां प्रश्न। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ज, आ, च, ट, ई, अ और प? हाँ जी, देखते हैं इसका उत्तर। देखिए, अगर बात करी जाए कि वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, देखिए वैसे अगर मैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग की बात करूं, तो देखो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का पहचानने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता चुका हूं। सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है कि किसी भी शब्द के साथ में आप क्रिया लगाइए, उपयुक्त क्रिया। जैसे ही आप उपयुक्त क्रिया लगाएंगे, वो तुरंत पता लग जाएगा आपको कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये तरीका अगर आप अपनाते हो तो आपका गलत नहीं होगा। अब मैं बताता हूँ, देखिए देखिए, ई और री, याद रखिएगा, ये स्त्रीलिंग होते हैं। और इसके अलावा जितने भी हमारी हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं,
वो सभी के सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से? ई और री, इन तीनों को याद कर लीजिए। ये कैसे हैं आपके वर्ड? स्त्रीलिंग है, बाकी के सभी पुल्लिंग हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? 24वें का सी। चलिए 25वें प्रश्न पे चलते हैं कि संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? नुक्ता, रेफ, अनुनासिक, अनुस्वार। हाँ जी, देखते हैं। देखिए यहाँ पर आना चाहिए था अनुस्वार, लेकिन अनुस्वार की लगे लगा दिया है हमने अनुनासिक। ठीक है, संगम कर दिया है, लेकिन संगम होता है। तो संगम की बात करी जाए तो यहाँ पर अनुस्वार संबंधी अशुद्धि है, तो इसका डी सही हो जाएगा। चलिए 26वां प्रश्न। हुई वीरता की रिक्त स्थान के साथ सगाई झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण कीजिए। वीरांगना आएगा, वैभव आएगा, कायर आएगा या संपन्नता? हाँ जी, देखते हैं। देखिए बहुत से लोगों ने इसका वीरांगना लगाया होगा। ठीक है, देखिए सगाई की बात हो रही है तो सगाई में एक पुल्लिंग होना चाहिए, एक स्त्रीलिंग होना चाहिए ना। तो वीरता तो स्त्रीलिंग है, तो पुल्लिंग ही शब्द आएगा। तो भाई वीरता की कायर से तो हो नहीं सकती, और संपन्नता खुद स्त्रीलिंग है, तो इससे नहीं हो सकता। वीरांगना से नहीं, तो फिर कौन सा बचा? वैभव। ये तर्क के आधार पर है, अगर आपने ये पंक्ति नहीं सुनी है तो। अगर सुनी है तो बहुत अच्छी बात है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, 345, 343 2, 343 1, 343 3। लगाइए। हाँ जी। हाँ जी, देखते हैं। देखिए अगर बात करी जाए तो वैसे तो 343 अनुच्छेद में ये बात लिखी गई है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये लिखी गई है 343 के ए में। ठीक है, 343 का जो वन है उसमें कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए, और अगर आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में बताने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है स्पेशली। आप सर्च करेंगे लिपि हिंदी वाले गुरुजी, तो आपको यही वीडियो निकल कर आएगा। वो राजभाषा हिंदी लिखेंगे तो यही मेरा वीडियो निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न है कि प्रमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? क्रिया के होने के समय का, क्रिया के नापतोल का, क्रिया के स्थान का और क्रिया की रीति का। देखिए अनुच्छेद बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। बताने को मैं सभी बताऊंगा, वहाँ पर बता चुका हूँ अच्छी तरीके से। चलिए देखते हैं। प्रमाणवाचक विशेषण की यदि बात करी जाए तो क्रिया की मापतोल का बोध होता है उससे, तो 28वें का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अनुच्छेद है आपके सामने। अनुच्छेद के कुछ प्रश्न दिए होंगे, केवल 3 प्रश्न है, 29, 30 और 31। उसका उत्तर हमें गद्यांश को पढ़कर ही देना है। ठीक है, चलिए। रस के मूल भाव को स्थायी भाव कहते हैं। यह चित्त का स्थायी मनोविकार है जो विरोधी अथवा अविरोधी, प्रतिकूल अथवा अनुकूल दोनों प्रकार की स्थितियों को आत्मसात कर निरंतर विराजमान रहता है। प्रत्येक रस के पृथक स्थायी भाव होते हैं। विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों से घिरे स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त करते हैं। तो पहला ही प्रश्न आपका क्या है? पहले का मतलब 29वां, कि प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं। चलिए हाँ, असल में ये प्रश्न मेरे हिसाब से अधूरा है। यहाँ होना चाहिए था कि प्रत्येक रस के मूल भाव कैसे होते हैं। जैसे प्रत्येक रस के भाव तो ये सभी हैं, लेकिन ये प्रश्न होना चाहिए था प्रत्येक रस के मूल भाव कैसे होते हैं। तो प्रत्येक रस के जो मूल भाव होते हैं वो होते हैं स्थायी भाव, क्योंकि स्थायी भावों से ही रसों की निष्पत्ति होती है, रस बनता है। ठीक है, चलिए तो 29वें का ए हो जाएगा। चलिए 30वां देखते हैं। 30वां प्रश्न है कि स्थायी भाव कहलाता है चित्त का स्थायी मनोविकार, प्रतिकूल तथा अनुकूल स्थितियां, रस का मूल भाव और विरोधी अविरोधी दशा। देखिए हाँ जी, देखते हैं।
देखिए रस का जो मूल भाव ही स्थाई भाव कहलाता है, तो इसका 30वें का बी वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रस का मूल भाव। तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए 31वां, 31वां तो आप ऐसे ही दे दोगे, ठीक है। क्या हो गया ये? हाँ जी, 31वां प्रश्न क्या है आपका कि मनोविकार शब्द का उचित संधि विच्छेद क्या है? मनोह विकार, मनोविकार, मन विकार और मनः विकार। हाँ जी, चलिए इसका उत्तर देते हैं। देखिए मनोविकार जो शब्द है ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। संस्कृत में संधि को उतत्व संधि कहते हैं और हिंदी में ये ओ से मानी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि यदि अह के बाद में कोई भी सगोश वर्ण हो तो अह के स्थान पर ओ की मात्रा कर देते हैं, तो विसर्ग के स्थान पर करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो 31वें का डी है। चलिए 32वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 32वां क्या है कि संचारी भावों की संख्या होती है, कितनी होती है? 35, 40, 30 या 33? हाँ जी, देखते हैं। देखिए संचारी भावों की संख्या होती है 33 और स्थाई भाव जो है वो 9 है, ठीक है। भरत मुनि के अनुसार पूछे तो स्थाई भाव 8 हैं, लेकिन ये 33 जो संख्या है भरत मुनि ने ही बताई है संचारी भावों की, ठीक है। चलिए 33वां प्रश्न, समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प चुनिए। माफ कीजिएगा। उपयोगी, उपादेय, इष्टकर, काक, सारंग, मयूर, पुष्कर, जलाशय, ताल, भूमि, मही, धरा। हाँ जी, चलिए देखते हैं। देखिए उपयोगी, उपादेय और इष्टकर सही है, ठीक है, ये इसी के पर्यायवाची समानार्थी हैं। पुष्कर, जलाशय, ताल ये इसके पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं। भूमि को मही और धरा ये भी इसके पर्यायवाची हैं। अब काक माने होता है कौआ, कौवा, ठीक है। तो ये काक तो है, लेकिन ये जो पर्यायवाची हैं सारंग और मयूर ये मोर के पर्यायवाची हैं, ना कि काक के। तो आपका 33वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 34वें प्रश्न पर। 34वां प्रश्न है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल कलत सुभाए। इसमें कौन सा अलंकार है? विभावना, विशेषोक्ति, उपमा या विरोधाभास? हाँ जी, देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो अलंकार है वो है आपका विभावना। विभावना अलंकार में क्या होता है कि जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए। जैसे कहा जाए कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, यानी कि कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। कि कान नहीं है, जैसे बिनु पद अर्थात पैर नहीं है फिर भी चल रहे हैं, और कान नहीं है फिर भी सुन रहे हैं, तो हो क्या रहा है वहाँ पर कि बिना कारण के कार्य हो रहा है। उसी तरीके से इसकी अगली लाइन क्या कह रही है कि बिनु पानी साबुन बिना निर्मत कलट सुबह, यानी कि बिना पानी के ही और बिना साबुन के क्या कर रहा है? निर्मल कर रहा है। निर्मल मतलब बिना मल के या साफ। अब इसका चाहो तो अब मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। अर्थ समझिए कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। कहने का तात्पर्य है कि जो तुम्हारी निंदा करने वाले हैं उनको नियरे अर्थात पास में रखिए। और कहाँ रखिए? आंगन में रखिए, अपनी कुटी में, छाया के अंदर छुपा के रखिए। यानी कि जो तुम्हारी निंदा करते हैं उनको अपने आंगन में और छांव और कुटिया में रखना चाहिए, क्योंकि वो बिना पानी और बिना साबुन के ही तुम्हारे स्वभाव को निर्मल कर देते हैं। कैसे कर देते हैं वो समझिए। देखिए आपके जो मित्र होते हैं वो आपकी कमियां बताएंगे ही नहीं, और जो आपके निंदक हैं, निंदा करने वाले हैं, वो आपकी कमियां बताएंगे। और जब कमियां बताएंगे तभी तो आप उनको दूर कर पाओगे, ठीक है, तभी तो आपका स्वभाव अच्छा होगा। चलिए 35वां, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, उसका घर मेरे को मालूम नहीं, मैंने यह कब बोला, मेरे से मत उलझो, घर जाओ। हाँ जी,
देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो पहला क्या है आपका कि उसने वहाँ पहुंचकर शोर मचाया, यही शुद्ध है आपका। औरों को भी देख लेते हैं। उसका घर मेरे को मालूम नहीं, मेरे नहीं मुझको आएगा यहाँ पर, तो मुझको मालूम नहीं, तो ये गलत है। मैंने यह कब बोला, ठीक है। और अगर इसकी बात करी जाए तो वाक्य ही पूर्ण नहीं है, कब बोला था होना चाहिए था, ठीक है। अगला है मेरे से मत उलझो घर जाओ, ठीक है। घर जाओ मेरे से मत उलझो, तो ये भी नहीं है। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा, ए। चलिए 36वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 36वां क्या है कि आयात किस शब्द का विपरीतार्थी है। निर्यात, आगमन, आयत, निगमन। बहुत सरल है, आप लोग आराम से कर लोगे। कर लिया होगा आपने। आयात का जो बहुवचन होता है वो निर्यात होता है, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37वां प्रश्न। माटी की मूर्तियाँ किस लेखक की रचना है। जगदीश चंद्र, राकेश वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामब्रज बैनीपुरी। बहुत फेमस है रचना माटी की मूर्तियाँ, कई बार आया है। हाँ जी, इसका जो सही है वो है रामब्रज बैनीपुरी, ठीक है। माटी की मूर्तियाँ जो है वो रामब्रज बैनीपुरी जी की रचना है। चलिए 38वां प्रश्न कि राष्ट्र की रिक्त स्थान में ही देशवासियों की रिक्त स्थान निहित है। वाक्य को पूर्ण करें। उन्नति प्रगति, तरक्की उन्नति, प्रगति उन्नति, तरक्की प्रगति। हाँ जी, देखते हैं। इसका जो सही है वो है सी ऑप्शन, कि जब राष्ट्र की प्रगति होगी तभी देशवासी उन्नति कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39वां कि जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। संदेह, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान या संगति। ठीक है, असल में ये जो लाइन है वो गलत है। असल में है क्या कि जानी श्याम को श्याम घन, नाच उठे बन मोर। ठीक है, ये श्याम की जगह यहाँ पर आएगा श्याम घन, नाच उठे बन मोर। लगाइए आप, मैं समय नहीं दे रहा, ऐसी लगाइए। हाँ जी, देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो अलंकार है वो है भ्रांतिमान, भ्रम हो जाना। ठीक है, जहाँ किसी वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है वहाँ भ्रांतिमान होता है। और संदेह की बात करी जाए, ये दोनों एक दूसरे में बहुत ज़्यादा लोग बाग इसमें कन्फ्यूज है यार। संदेह का मतलब है कि जहाँ निश्चित ना कर पाओ, ठीक है, वहाँ संदेह होता है। तो यहाँ पर क्या किया है, देखो, जान श्याम, श्याम घन को, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जान श्याम को श्याम घन, यानी कि जानकर श्याम अर्थात भगवान श्री कृष्ण को श्याम घन, श्याम मतलब काला और घन मतलब बादल। कहने का तात्पर्य ये है कि बन के मोर श्याम अर्थात श्री कृष्ण को घन श्याम अर्थात काले बादल समझ के नाचने लगे। तो उन्होंने क्या समझ लिया, श्याम को यानी कि श्री कृष्ण को काले बादल समझ लिया और वो नाचने लगे। तो क्या हो गया, भ्रम की स्थिति आ गई। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, भ्रांतिमान हो जाएगा। चलिए 40वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न है कि रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है। प्रमाणवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक या रीतिवाचक। हाँ जी, देखते हैं। यहाँ पर जो है आपका वो है रीतिवाचक, ठीक है, अचानक, ठीक है। प्रमाण मापतोल बताना, स्थान अर्थात स्थान बताना, काल का मतलब समय बताना, और रीति का मतलब क्रिया करने के तरीके के या ढंग को बताना। तो क्रिया करने का तरीका यही है कि ये क्रिया अचानक हुई है। तो ये अचानक जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। संभवतः आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हिंदी व्याकरण का प्रमाणित ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको प्रमाणित व्याकरण पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कि प्रमाणित व्याकरणाचार्यों के द्वारा निर्मित है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार।